चलिए, स्वागत है सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, एमपीपीएससी मेंस की भी बात कर रहे थे इससे पहले, लेकिन हाल ही में नोटिफिकेशन आया और 20 जून को जो एग्ज़ाम थी वो 25 जुलाई तक टाल दी गई। 25 जुलाई को एग्ज़ाम है, 50 से 51 दिन अभी तक बचे हुए हैं और हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एक सीरीज़ भी उससे पहले ही चला चुके थे और आज फिर हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, उसके दौरान हमें आपको एक खबर देना है और ख़बर यह है कि आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स को नज़रिए देखते हुए या एमपी की कोई भी एग्ज़ाम या भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पर जीके जीएस वाला सेक्शन पूछा जाता है, वहाँ पर 10,000 तथ्य की एक सीरीज़ आने वाली है और एक ही वीडियो, जहाँ तक हो कोशिश हो, एक ही वीडियो में आपको 10,000 तथ्य दिए जाएंगे। या हो सकते हैं इसके 2 या 3 बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक हो तो अच्छा है। तो 10,000 तथ्य के लिए आपको तैयार किया जाएगा सिविल अड्डा के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, जहाँ पर हमने मौलिक अधिकार आज कवर करना है। मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल की बात करते हैं वो है 12 से लगाकर 35 तक, ठीक है। और इससे पहले हमने संविधान सभा पढ़ ली है, इससे पहले 1919 का एक्ट पढ़ लिया है, 1935 का एक्ट पढ़ लिया है। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में हमने इन चीज़ों को निपटाया है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। हो सके आप ये वीडियो देखकर और अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यूनिट 6 सब पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने का एक मिशन चल रहा है और इसी मिशन पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। तो मौलिक अधिकार का से प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रीलिम्स को देखते हुए मौलिक अधिकार सबसे अच्छा क्वेश्चन संविधान में कहाँ पर है, तो संविधान में भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता संबंधित बातें आती हैं जो आर्टिकल 5 से लगाकर आर्टिकल 11 तक होती है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, यहाँ तक मौलिक अधिकार होते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार के साथ साथ और क्या है, और मैं बात करूँ आपसे प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए, तो मौलिक अधिकार के जो हाल ही में जो प्रवृत्ति हैं वो संशोधनीय है, यानी कि ये संशोधन हो सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस प्रकृति का है, संशोधनीय है या अशंशोधनीय है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, तो संशोधनीय है, संशोधन हो सकता है। हाल ही में इसका एग्जाम्पल कब मिला था, इसका एग्जाम्पल मिला था EWS आरक्षण को लेकर, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का आरक्षण मिला था। तो 15/4 में और 16/4 में, 15/4 और 16/4 में यहाँ पर आपको ये सब क्लोज जोड़े गए थे, नहीं यहाँ पर परिवर्तन हुआ था। तो ये संशोधन हो सकते हैं। 12 से 35 आर्टिकल, भाग 3, 6 मौलिक अधिकार। इसके अलावा एक और फैक्टर कोई तैयार हो सकता है, तो वो होता है इसका स्रोत। जो स्रोत है इसका वो है यूएसए से, इसका स्रोत यूएसए है, यूएसए से अमेरिका से इसको संविधान में अपनाया गया है। चलिए, उसके अलावा और हम क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भारत में शुरुआत कब होती है, भारत में कराची अधिवेशन होता है 1931 में, 1931 में कराची अधिवेशन होता है। और कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसको सबसे पहले कहा था कि मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान का हिस्सा होना चाहिए। हम जब संविधान बनाएंगे उस वक्त संविधान की प्रक्रिया है, संविधानिक सुधार जो है चल रहे थे, तो संवैधानिक प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही थी। और उन तेज़ी से चलते हुए संविधान प्रक्रिया में वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि हमारे संविधान का हिस्सा मौलिक अधिकार भी होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार की सबसे पहले बात आती है संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कराची अधिवेशन 1931 और कराची अधिवेशन जो लाहौर जो जहाँ पर पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है, उस वक्त पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कभी 1 से 2 क्लास भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार से पिछली बार जो क्वेश्चन बना था, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछली बार का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि 44वां संविधान संशोधन में हुआ था, जहाँ जो हुआ था 1976 में। उसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को लेकर के, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, जो 19A का हिस्सा था। कहाँ पे, 19A का हिस्सा था, और 19A का हिस्सा था, इसको हटा दिया यहाँ से और 300 क में रखा गया। भाग नंबर 13 में 300 क में इसको रख दिया गया, यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं विधिक अधिकार है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक नहीं है, लेकिन विधिक अधिकार हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आगे। उसके बाद और प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स में हम एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं और आर्टिकल में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पढ़ना चाहिए, तो वो हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकार का जो हिस्सा है, बहुत अच्छा मौलिक अधिकार मैंने आपको मेंस के तरीके से पढ़ा दिया है, तो वो भी आपको देख लेना है। अगर आपको मौलिक अधिकार विस्तृत ज्ञान मौलिक अधिकार का चाहिए तो मैंने आपको विस्तृत तरीके से मेंस की क्लास में आपको करवा दिया है। फिर भी आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35, आर्टिकल नंबर 12, तो आर्टिकल नंबर 12 में जो है वो है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि इन संस्थाओं को या इन व्यक्तियों को राज्य कहा जाएगा। तो राज्य की
परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा एक तो यहाँ पर मिलती है, एक परिभाषा आपको आर्टिकल नंबर 36 में भी राज्य की परिभाषा मिलती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। हम 36 जब पढ़ेंगे तब यहाँ की और वहाँ की जब थोड़ा सा खंगालेंगे और देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिस कानून के तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन करने वाले राज्य कानून बनाते हैं तो वो कानून क्या होंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया कि शून्य घोषित हो जाएंगे वे कानून, कौन से? जो कानून मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का हनन करेगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून शून्य घोषित हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता, इसको जो आप डीप में पढ़ते हो तो मेंस में मैंने आपको पूरी तरीके से समता और समानता कहाँ से ली गई। समता जो ली गई थी वो ब्रिटेन से ली, विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से ली गई, और समानता जो लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पर बताया। इसके अलावा विधि के समक्ष समता और समानता की बात करें तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कानून बनाना, लेकिन फिर भी सभी नागरिकों के लिए एक कानून भी बनाना, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर की गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर विधि की समक्ष समता और विधि की समक्ष समानता, जो समानता का अधिकार है। तो मैं आपको अधिकार बता देता हूँ। जो हमारे पास वर्तमान 6 अधिकार है वो है समानता का अधिकार, समानता अधिकार, समता का अधिकार इसे बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3 में मिलता है। और नंबर 4 में मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 5 में आपको मिलता है अल्पसंख्यक के हितों का जो संरक्षण है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, और वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक है ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और नंबर 6 में आपको मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये सारे अधिकार अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ये अधिकार आपको दिलाता है, ये अधिकार आपको ये कहता है कि आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वही आपको दिलाएंगे। इनमें कौन कौन से आर्टिकल है? तो कौन कौन से आर्टिकल है ये मैं आपको बताया था। इनमें आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआत होती है स्वतंत्रता का अधिकार, वो होता है 14 से लेकर 18। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार में 18 से 18, 19, 20, 21 और 22। यहाँ पर 23 और 24 जो आर्टिकल हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से लगाकर 28 तक आर्टिकल है। और यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर संख्या 29 और 30, 31वां आर्टिकल आपका निश्चित है, यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं लिखा गया है, लेकिन छठा जो है वो 32वां आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा 33, 34 और 35 भी हैं, कुछ वहाँ पर भी जोड़े गए हैं। और यहाँ पर 12 और 13 जो मैंने आपको बताया है, जिसमें एक राज्य की परिभाषा है, और एक में बताया गया है कि जो कानून ऐसा कोई राज्य ऐसा कानून बना देगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, तो फिर वो कानून सारे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि शून्य घोषित हो जाएंगे। तो ये आज की जो अभी तक की जो क्लास रही है अपनी, उसमें मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार आज की क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है वो मैं आज की क्लास में आपको करवा देता हूँ, और वो हम देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा डस्टर कहाँ है? चलिए, तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो जो समानता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, और विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता, इस प्रकार की बातें आती हैं। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया कि भेदभाव पर प्रतिबंध, भेदभाव प्रतिशत का यहाँ पर यह मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भेदभाव होगा, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव करते हैं तो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होगा। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 16 यहाँ पर लोक नियोजन में अवसर की समता, जो हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की और गवर्नमेंट जॉब में जाने की, वो होते हैं लोक नियोजन की अवसर की क्षमता। तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता यहाँ पर होती है। और इन्हीं ये जो 2 आर्टिकल है हमारे, इन 2 आर्टिकल में क्या होता है कि हमें आरक्षण वाली व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 15(4) में और 16(4) में। आर्टिकल नंबर 17 ये MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अस्पष्टता का अंत, जो वर्षों से चलती आ रही थी अस्पष्टता, छुआछूत जिसे कहते हैं, अस्पष्टता का अंत यहाँ पर आर्टिकल 17 के द्वारा होता है। आर्टिकल 18 की बात आती है। तो आर्टिकल 18 में जो बात करते हैं वो है उपाधियों का अंत। जो पहले उपाधियाँ लिया करते थे समय समय पर, कोई भी राजा महाराजा तो या गांव के ज़मींदार उपाधियाँ लेते, तो उपाधियों का अंत यहाँ पर किया गया कि आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ,
भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इस प्रकार के उपाधियाँ आपको दी जा सकती हैं। तो लेकिन ये जो आप उपाधियाँ लेते थे पहले कि मैं विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता हूँ, मैं उसकी उपाधि ले, तो यहाँ पर जो उपाधि जो आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि उस व्यक्ति ने ये उपाधि ली, उस राजा ने ये उपाधि ली, उस प्रकार की उपाधियों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। चलिए, आर्टिकल नंबर 18 तक मैंने आपको तैयार करवा दिया। अब मैं सोचता हूँ कि आर्टिकल नंबर 19 जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम वो भी कर लेते हैं इस क्लास में। आर्टिकल नंबर 19 जो है, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे बड़ा आर्टिकल है जो 19A जो बोलता है वो है वाक एवं बोलने यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19B में बोला जाता है कि आप सम्मेलन कर सकते हो, आप समारोह कर सकते हो, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो। तो सम्मेलन करने की यहाँ पर इस प्रकार से, तो इस प्रकार का अधिकार, ठीक है, समारोह करने का। नंबर C में जो है अगर आप सम्मेलन करते हो तो आप संगठन भी बना सकते हो, तो संगठन करने का अधिकार। और याद रहिए जो RSS वर्तमान में जो RSS एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी हालांकि, लेकिन जब इसके एक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या करी जिसका नाम था नथुराम गोडसे, तो उनके हत्या करने के बाद इस RSS पे बैन लगा दिया गया था। उस वक्त तत्कालीन जो गृह मंत्री थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन बाद में 1956 से 58 तक, लगभग 58 के समय पर सुप्रीम कोर्ट में RSS द्वारा केस लड़ा गया और वहाँ पे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति संगठन बनाने की क्षमता रख सकता है, संगठन बनाने की शक्ति रख सकता है, तो हम ये RSS क्यों नहीं बना सकते। तो हम अपनी संस्था को पुनर्जीवित करना चाहेंगे और पुनः इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आर्टिकल 19C के तहत ही यहाँ पर यह कानून चलाया गया था। चलिए 19D की बात करते हैं। तो 19D में संगठन के बाद में आप क्या करोगे, घूम सकते हो। तो किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने विचरने की संख्या जो है वो आपको मिल सकता है, तो घूमने का अधिकार आपको मिल सकता है। घूमने के अधिकार के बाद आपको आर्टिकल E में जो है घूमने के अलावा आप कहीं पर रह बस सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सीमाएँ हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, इससे पहले जम्मू कश्मीर वाले इलाके में थी, वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट में आप घूम नहीं सकते हो। वहाँ पे घूमने के लिए आपको वहाँ से पूछना पड़ता है, आपसे कुछ लेना पड़ता है अधिकार। तो घूमने का अधिकार, फिर वहाँ पर निवास या बस जाने का अधिकार, हम यहाँ बस जाने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल ABCDE और F वाला जो अंतिम आर्टिकल है ये, इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आप रह सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वृत्ति कोई रोजगार पा सकते हो। तो ये वाला जो अधिकार है वो वृत्ति या व्यवसाय का अधिकार कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी आपको ये अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 20 में जो है इस प्रकार की बातें की गई हैं। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 सबसे बड़ा आर्टिकल है। इसके अलावा आर्टिकल जो 32 आएगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है हमारे संविधान का, इसलिए आप इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। सबसे अगर इसको आपको याद रखना है तो बोलना है, बोलने के बाद आपको भीड़ इकट्ठे करके फिर लोगों को इकट्ठा करना है, सम्मेलन करना है। अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो आपको संगठन बना सकते हो, तो आप घूमने उस संगठन का प्रचार करने निकल सकते हो। इस प्रकार से आपको याद करने की ट्रिक है, तो निकल सकते हो। उसके अलावा आप कहीं पर जम जाए तो आप घूमने के साथ साथ आप कहीं रह सकते हो। अगर रह गए हो आप, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको निवास यानी बस गए हो, तो फिर आपको कुछ रोजगार की आवश्यकता होगी, तो आप रोजगार पा सकते हो। तो बोलना, सम्मेलन करना, संगठन बनाना, घूमना, निवास करना, वृत्ति, इस प्रकार व्यवसाय करना, इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हो। आर्टिकल नंबर 20 बहुत जो है वो आर्टिकल नंबर 20 में जो है हमारे संविधान में वो है निवारक, जो है ये गिरफ्तारी से गिरफ्तार होने के बाद व्यक्ति के पास क्या अधिकार रह जाते हैं। वो आदमी वकील करता है या क्या करता है, वकील कर सकता है, आदमी उससे पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से रखा गया है। उसके अलावा वो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया करना होता है। तो ये सारे अधिकार जो होते हैं वो आर्टिकल नंबर 20 से दिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 तो आपने पढ़ा ही होगा, ये जो बहुत चर्चा में रहता है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार हो गया, निष्ठा का अधिकार हो गया, सारे आर्टिकल 21 में है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, ठीक है। ये जोड़ा गया 2002 में, 86वां संविधान संशोधन होता है। और इस यहाँ पर जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 21A में ये कहा गया कि कोई भी जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता 6 से 14 सालों के बच्चों तक, ठीक है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति हमारे पास ऐसी है कि 6 से 14, हो सकता है भविष्य में ये 21 तक हो जाए, हो सकता है 25 तक हो सकता है, तो शिक्षा स्तर बढ़ेगा। चलिए 21 से आपने पढ़ा, यहीं से MPPSC प्रीलिम्स में पिछले साल क्वेश्चन आया। यहाँ से आया था उन्नी कृष्णन बनाम जो मामला था, वो जो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश जो मामला था
उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो मामला था वो यही मामला था 2002 वाला, और यहीं पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रश्न पूछी गई थी यहाँ पर पिछले साल। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे जो पिछले साल यहाँ से प्रश्न पूछे गए मौलिक अधिकार से। तो एक आपको योजना यही बनानी है कि पूरी प्राचीन भारत में अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो पूरे प्राचीन भारत कितना बड़ा होता है, कितना पढ़ना होता है। तो प्राचीन भारत में आप जब इतना सारा पढ़ते हो तो फिर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और 2 क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, दोनों लुसेंट से आ गए। कौन सा? एक तो पानी वाला क्वेश्चन लुसेंट में मिल जाएगा, आपको देख लेना, लुसेंट में ये क्वेश्चन मैंने देखा है। उसके अलावा एक दशपुर शिलालेख वाला जो है वो भी लुसेंट में मिल जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। लेकिन इतना सा मौलिक अधिकार जो है, इतना सा मौलिक अधिकार पढ़ने पे आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। तो अब ये पिछले साल का एवरेज था, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, कोई अलग इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ से कुछ अलग हो जाएगा, ऐसे ही कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो उन्नी कृष्ण वाला मामला था ये तो एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक में भी नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल जो था क्वेश्चन बन गया था। पानी वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल बन गया था, जिसको याद नहीं था, खास करने तो दशपुर से मुझे तो याद था, लेकिन जिसको नहीं याद था वो दशपुर वाला रेशम बुनकर की श्रेणी जो प्रश्न पूछा गया था, रेशम बुनकर की श्रेणी कहाँ पे है। तो आर्टिकल नंबर 21 हमने डिस्कस किया इस प्रकार से। आर्टिकल नंबर 21 के बाद में आर्टिकल नंबर 22 देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हम आज पूरा पढ़ लेते हैं, समाप्त तो नहीं करते हैं क्योंकि ये अधिकार हमें चाहिए समाप्त करने। अगर समाप्त करने की कहूँगा तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समाप्त तो नहीं करना है, पढ़ना है अच्छी तरीके से। आर्टिकल नंबर 21 के बाद में आप आर्टिकल नंबर 22 पढ़ते हो, और आर्टिकल नंबर 22 में जो है वो है निवारक निरोध। आर्टिकल नंबर 22 जो है वो है निवारक निरोध, और निवारक निरोध का सीधा सा मतलब ये है कोई भी व्यक्ति अपराध न करे उससे पहले उसे पकड़ रखना। कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है? तो उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से जो धारणा बनी हुई है, या फिर पहले से ऐसी कोई घटना में वो शामिल था जो घटनाएं राष्ट्र के लिए, जो घटनाएं देश के लिए या जनता के लिए अच्छी नहीं हो, और वहाँ पर उसको शामिल किया गया और उस व्यक्ति को पाया जाना उस समय पर। तो इस कारण से निवारक निरोध लगा जाता है। पहले 3 माह था कि 3 माह पहले ही अगर कोई चुनाव होने वाला, मान लो चुनाव होने वाला है, तो 3 माह पहले ही उस व्यक्ति को वहाँ पर सरकार के निगरानी में रखा जाएगा, पुलिस प्रशासन की निगरानी में रखा जाएगा। जैसे चुनाव होता है बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है यहाँ पर, और 44वां संविधान संशोधन जो होता है उसमें ये जो घटना थी ये 2 माह कर दी गई, ये जो सीमा थी ये 2 माह है। तो वर्तमान में ये सीमा जो है 2 माह है। निवारक निरोध कानून को लेकर 2 माह सीमा है, ठीक है। और ये निवारक निरोध जो है आर्टिकल नंबर 22 में। तो इस प्रकार से आपको सारे आर्टिकल मौलिक अधिकार के, और कम से कम 1 से लगाकर 51 तक तो आपको सारे याद करना ही चाहिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे इससे वाले अगला सेशन है हमारा, उसमें हम शोषण के विरुद्ध पढ़ेंगे, जिसमें 23-24 बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल देखते हैं। 25, 26, 27, 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके अलावा अल्पसंख्यक के जो कितने अल्पसंख्यक है, 6 अल्पसंख्यक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सिविल अड्डा को इसी प्रकार से आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, तो वो कहते रहते हैं, ठीक है, उनको कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग भी चाहिए, ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है हमें, ठीक है। धन्यवाद। सिविल अड्डा को देखते रहिए।